हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रभावी कंपटीशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमको पढ़ना है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 20 पे है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द सरफेस ऑफ अर्थ कवर्ड विथ वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली। मतलब अर्थ का कितना पार्ट है जो वो वाटर से कवर है। तो अर्थ का ऑलमोस्ट 70% पार्ट जो है वो वाटर से कवर है। इस वजह से हम लोग अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज़ फाउंड इन। तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ जो अर्थ फ्रेश वाटर, जैसे कि अगर 70% वाटर है लेकिन उसमें से जितना भी फ्रेश वाटर है, ठीक है, वो मैक्सिमम कहाँ पे प्रेजेंट है, वो या तो आइस कैप्स में या तो ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है। उसके बाद है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग। मतलब कितना परसेंट ऑफ वाटर है, फ्रेश वाटर, जो कि हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो मात्र 1% है, मतलब उससे भी कम है बोल सकते हैं। वो कितना है, लेस देन 1%, जो कि अबाउट 0.3% होता है जितना भी अवेलेबल वाटर है उसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ एन अपर लेवल ऑफ एन अंडरग्राउंड सरफेस इन विच द सॉइल और रॉक्स आर परमानेंटली सेचुरेटेड विथ वाटर। इट सिग्निफाइज। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक मतलब ग्राउंड अंडरग्राउंड सरफेस है जहाँ पे क्या वाटर स्टोर्ड है, बट वो क्या सेचुरेटेड है ना। उसका अमाउंट मतलब जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, इतना यूज़ हो रहा है उतना उसका अमाउंट बढ़ नहीं रहा है। तो वो क्या चीज़ है, वो ग्राउंड वाटर है, ठीक है। फिर फ्रेश वाटर रनिंग अंडरग्राउंड आर कॉल्ड। जो फ्रेश वाटर है ना अंडरग्राउंड रन करता है, अंडरग्राउंड में जो फ्रेश वाटर फ्लो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इक्वीफर। इक्वीफर है ना। फिर इट इज़ अ वेट और मॉइस्ट प्लेस वेयर ग्राउंड वाटर रीचेज द अर्थ सरफेस फ्रॉम एन अंडरग्राउंड इक्वीफायर। मतलब एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड इक्वीफायर है वहाँ से उसमें पानी जाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीप या फ्लस, सीप या फ्लस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्यूब लाइक होल इन अर्थ क्रस्ट विच इमिट्स अ हॉट वाटर इज कॉल्ड। मतलब अर्थ के अंदर से एक होल जहाँ से क्या होता है कि हॉट वाटर इजेक्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गीजर्स। उसके बाद है, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर का जो लार्जेस्ट पार्ट है ना, वो क्या है, पैसिफिक ओशन है, और ये सबसे बड़ा ओशन भी है। सबसे ज़्यादा वाटर जो है वो यहीं पे स्टोर्ड है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एंड रिटर्न्स टू एटमॉस्फेयर थ्रू एवोपरेशन फ्रॉम द ओशन। मतलब कितना परसेंट रेन वाटर है जो कि वापस फिर एवोपरेट होकर क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है, वो मात्र 59% है, ठीक है। फिर वेयर 90 ईस्ट रीज इज सिचुएटेड। तो 90 ईस्ट रीज जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये इंडियन ओशन में है। जैसे कि इंडियन मैप के जस्ट नीचे है ना, इंडियन ओशन में। अब हम लोग पढ़ते हैं ओशंस और सीज के बारे में। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फेनोमेनन एसोसिएटेड विद द ओशन इज़ नोन एज। जब हम ओशन का स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओशनोग्राफी, ठीक है। फिर विच मैथड इज़ यूज्ड फॉर सी बेड मैपिंग। सी बेड मैपिंग के लिए कौन सा हम मैथड यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर सीप्स जा रहा है तो वो सब कैसे नेविगेट करेगा, उसका भी तो मैप होगा, सी का भी। तो वो हम लोग कैसे किस मैथड से उसका मैपिंग करते हैं, वो सोनार या लिडार टेक्निक से हम इसका मैपिंग करते हैं। एबिस्मल प्लेन इज़ पार्ट ऑफ विच ऑफ द रिलीफ फीचर ऑफ द ओशन। तो एबिस्मल प्लेन है वो किस तरीके का रिलीफ फीचर का पार्ट है ओशन का, तो वो किसका पार्ट है, डीप सी प्लेन का, डीप सी प्लेन का। द जेंटल सी वर्ड स्लोपिंग सरफेस फ्रॉम द कोस्ट इज़ कॉल्ड। तो एक जो स्लोपिंग सरफेस है ना, इस तरीके का सरफेस है ओशन के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिनेंटल सेल्फ। क्या बोलते हैं, कंटिनेंटल सेल्फ। इन द नदर्न हेमिस्फेयर continents take up 39.3% of the area, while sea and ocean are 80.9% of the area. Thus the northern hemisphere is called as। जैसे कि अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। तो जितना भी ओशंस हैं, ज़्यादा करके जो ओशंस हैं वो इस वाले पार्ट में है। और लेकिन
इसमें क्या है कि इसमें जो ज़्यादातर जो पार्ट है नदर्न हेमिस्फेयर में, वो 39.3% जो है वो क्या है, लैंड है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। लेकिन 80.9% जो है वो ओशन है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉन्टिनेंटल हेमिस्फेयर कहते हैं, किसको, नदर्न हेमिस्फेयर को। उसके बाद है इन द सदर्न हेमिस्फेयर द शेयर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर 19.1% एंड दैट ऑफ द ओशन आर 80.9%। यहाँ पे जो परसेंटेज है ना इस वाले क्वेश्चन में, ये 80.9% ना होकर ये लगभग 60.7% होगा, ठीक है। उसके बाद है और क्योंकि ये परसेंटेज होता है तो ये 100 होगा, है ना, इस वजह से। उसके बाद है इन द सदर्न हेमिस्फेयर द शेयर ऑफ द कंटिनेंट्स। लेकिन जो सदर्न हेमिस्फेयर है इसमें क्या है कि जो इसमें सदर्न हेमिस्फेयर में कॉन्टिनेंट जो है वो कितना है, 19.1%। लेकिन जो ओशन है वो कितना है, लगभग वो होगा 80.9%, ठीक है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओशनिक हेमिस्फेयर भी बोलते हैं, किसको, सदर्न हेमिस्फेयर को, ठीक है। उसके बाद है Pacific Ocean is the largest ocean of the world. It occupies how much percentage of water on surface of the earth? मतलब पेसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन है, तो वो जितना भी वो अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है उसका 50% जो वाटर है वो सिर्फ पेसिफिक ओशन में ही है। इन विच ओशन इज़ मरियाना ट्रेंच इज़ लोकेटेड? तो मरियाना ट्रेंच जो है, जो मतलब मरियाना ट्रेंच क्या है, जैसे कि अर्थ के अंदर माउंट एवरेस्ट से भी एक ज़्यादा मतलब गहरा एक पॉइंट है, ठीक है, एक सरफेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरियाना ट्रेंच बोलते हैं। वो कहाँ पे प्रेजेंट है, पेसिफिक ओशन में, और पेसिफिक ओशन में ही क्या है, रिंग ऑफ फायर भी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट सीज़ और उसके साथ जो जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का जो बॉर्डर लगता है। जैसे कि मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, इसके साथ बॉर्डर किसका इसका लगता है, अल्बानिया का, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, सिप्रस, इजिप्ट, फ्रांस, जिब्राल्टर, ग्रीस, इज़राइल, इटली, लेबनान, लीबिया एंड माल्टा, ठीक है। उसके बाद अरल सी है, अरल सी से किसका लगता है, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड रशिया, इन चारों कंट्री का लगता है किससे, अरल सी से, ठीक है। इसका 90% जो पानी है वो सूख चुका है, ठीक है। उसके बाद है टियारियन सी, है ना, टियारियन सी, ये किससे बॉर्डर्ड है, ये इटली से बॉर्डर्ड है। फिर है एजोव सी, एजोव सी किससे किससे टच करता है, यूक्रेन और रसिया से। फिर है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी का बॉर्डर टच होता है रशिया, ईरान और कजाकिस्तान से। और कजाकिस्तान क्या है, जो लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, कजाकिस्तान। उसके बाद है ब्लैक सी, ब्लैक सी से कौन मतलब बॉर्डर करता है, वह बुल्गारिया, रोमानिया, रसिया एंड टर्की। उसके बाद है साउथ चाइना सी, है ना, दक्षिण चीन सागर, उससे कौन कौन बॉर्डर टच करता है, चाइना, मलेशिया, वियतनाम एंड जापान। उसके बाद है एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी से टच होता है अल्बानिया, क्या होता है, अल्बानिया, ठीक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डीपेस्ट ट्रेंच ऑन द अर्थ? मतलब अर्थ के सरफेस के अंदर जो मतलब डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है, मारियाना ट्रेंच जिसको कहते हैं, उसका जो डेप्थ है वो कितना है, 11 किलोमीटर। और हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट कितना है, 8448 मीटर ही है, ठीक है, मतलब 8.5 किलोमीटर के समथिंग। लेकिन उससे भी ज़्यादा गहरा क्या है, मारियाना ट्रेंच, ठीक है, वो जो कितना है, 11 किलोमीटर। उसके बाद है विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड? हम लोग जानते हैं जो लार्जेस्ट ओशन है वो तो पेसिफिक ओशन है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो कौन सा, अटलांटिक ओशन। उसके बाद है विच काइंड ऑफ प्लेट बाउंड्री फाउंड इन द मिड अटलांटिक रीज इन अटलांटिक ओशन? तो अटलांटिक ओशन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस तरीके के प्लेट से हुआ है, वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से हुआ है, किससे, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से। विच वन इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द ओशनिक फ्लोर? तो ओशनिक फ्लोर का जो मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है, डीप सी प्लेन्स, कौन सा, डीप सी प्लेन्स। उसके बाद है प्यूर्टो रिको डीप इज़ द डीपेस्ट पॉइंट इन विच ओशन? जैसे कि पेसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है मारियाना ट्रेंच, वैसे ही प्यूर्टो रिको डीप जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है कहाँ का, अटलांटिक ओशन का। द नियरेस्ट पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ लाइज इन विच ओशन? तो नियरेस्ट पॉइंट है ना, जहाँ से मतलब अर्थ का जो सेंटर है ना, वहाँ से जो नियरेस्ट पॉइंट है किस ओशन से सबसे नज़दीक पड़ता है, वो आर्कटिक ओशन से सबसे नज़दीक पड़ता है।
नेम द ओशन विच इज़ नॉट नेविगेबल एंड सराउंड नॉर्थ पोल। तो कौन सा ऐसा ओशन है जहाँ पे नेविगेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब वहाँ पे नाविक है या फिर शिप्स वहाँ पे नहीं जा सकता है, तो वह है आर्कटिक ओशन। ठीक है जी, यहाँ पे होता है, ये नॉर्थ पोल में है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, और यहीं पे क्या है, आर्कटिक ओशन भी है। ठीक है, नॉर्थ पोल के पास है। विच सी हैव श्रंक और ड्राइड अप इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। अभी हम बताए थे कि अराल सी का जो पानी है वो 90% है ना सूख चुका है, वो ड्राई अप हो चुका है। ये क्यों हुआ है, ड्यू टू रिसेंट मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये अरल सी है वो जो सूख चुका है। ठीक है। इंडियन ओशन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। इट ऑक्यूपाइज हाउ मच वाटर सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब क्या है कि जैसे कि पेशवी क्वेश्चन था, तो ये क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट है ना, लार्जेस्ट है मतलब, तो ये क्या होता है ना, यहाँ पे 50% वाटर इसके पास है। लेकिन इंडियन ओशन जो है वो क्या है, थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, और इसके पास 21% ऑफ द अवेलेबल वाटर प्रेजेंट है इंडियन ओशन के पास। इन विच ओशन डायमेनाइट ट्रेंच सिचुएटेड। तो कौन से ओशन में डायमेंटाइन ट्रेंच सिचुएटेड है, वह है इंडियन ओशन में। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। विच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट इन इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, वो है जावा ट्रेंच। कौन सा, जावा ट्रेंच। विच इज़ द ओनली ओशन इन द वर्ल्ड नेम्ड आफ्टर द कंट्री। मतलब कौन सा ऐसा ओनली ओशन है जिसका नाम किसी एक कंट्री भी पड़ा है, तो वो है हमारा इंडियन ओशन, जो कि यहाँ पे है ना, इंडिया के जस्ट नीचे। तो ये इंडियन ओशन है, और इंडिया के नाम पे इसका नाम पड़ा है इंडियन ओशन, और ये ओनली ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है। विच इज़ द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का जो डीपेस्ट ओशन है वो कौन सा है, पैसिफिक ओशन। लार्जेस्ट ओशन भी क्या है, पैसिफिक ओशन ही है। विच सी डज नॉट हैव कोस्ट लाइन। कौन से सी के पास कोस्ट लाइन नहीं है, ठीक है, वह है सारगोसा सी, है ना, सारगोसा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट ट्रेंचेस जो कि वर्ल्ड में प्रेजेंट है ना, और किस ओशन में है वो भी देखेंगे, और उसका डेप्थ कितना है वो भी देखेंगे। तो पहला है मरियाना ट्रेंच, ठीक है, जो कहाँ पे, वेस्ट पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन के भी वेस्ट साइड में। ठीक है, और इसका जो डेप्थ है वो कितना है, 11,033 मीटर, है ना। उसके बाद है टोंगा ट्रेंच, जिसका मतलब डेप्थ है 10,820, और ये है साउथ पैसिफिक ओशन में। फिर है करमाडेक, जो कि जिसका डेप्थ है 10,047, और ये भी साउथ पैसिफिक ओशन में ही है। फिर है फिलीपीन, ये 10,475 इसका डेप्थ है, और ये कहाँ पे है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। उसके बाद है पुर्टो रिको, है ना, पुर्टो रिको, ये कहाँ पे, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, जो कि अटलांटिक ओशन का भी डीपेस्ट पॉइंट है, और इसका जो डेप्थ है वो कितना है, 9,219। उसके बाद है साउथ सैंडविच जिसका कि डेप्थ है 8,202 मीटर, और वो है साउथ अटलांटिक ओशन में। फिर है सुंडा ट्रेंच, जिसका डेप्थ है 7,725, और ये है इंडियन ओशन में। फिर है एलिविटियन, जो कि जिसका डेप्थ है 7,600, और ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। फिर है जावा ट्रेंच, जिसका डेप्थ है 700-290, और ये प्रेजेंट है इंडियन ओशन में। फिर है यूरेशियन ट्रेंच, जो कि जिसका डेप्थ है लगभग 5.5 किलोमीटर, और ये कहाँ पे, आर्कटिक ओशन में, जो कि नेविगेबल नहीं है, यहाँ पे नेविगेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशंस। मतलब ओशन का टेम्परेचर कैसे वेरी करता है ना, यहाँ पे सैलिनिटी का मतलब क्या हुआ कि उस वहाँ के वाटर में कितना मतलब पर लीटर में कितना ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे इज़ नोन एज। तो मैक्सिमम और मिनिमम के को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर का रेंज है, उसको बोलेंगे डेली रेंज ऑफ द टेम्परेचर। व्हाट हैपन टू सी सरफेस टेम्परेचर मूविंग टुवार्ड्स द पोल। मतलब जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो सी का जो सरफेस है ना, सरफेस का टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे पोल्स के साइड जाएंगे तो वो डिक्रीज़ करता जाएगा। विच ओशन हैज़ द वार्मेस्ट टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन। मतलब कौन से ओशन का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा है, जितना भी ओशन प्रेजेंट है, 4 ओशन है ना, उसमें से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है वहाँ किस वाटर का होता है, तो वो इंडियन ओशन का। ठीक है,
व्हाट इज़ द डेप्थ एट विच ओशन मीन टेम्परेचर इज़ मेजर्ड। तो अगर हम ओशन का, अगर हमको किसी भी ओशन का अगर टेम्परेचर अगर मेज़र करना है तो वो हम कहाँ कितने डेप्थ में जाके मेजर करेंगे, तो वो करेंगे हम 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म पे जा कर के। विच लेयर रिप्रेजेंट्स रैपिड रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ डेप्थ। तो जैसे मतलब कौन सा लेयर है जो कि दिखाता है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, डेप्थ के साथ डिक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। द इमेजनरी लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ सेम सेलिनिटी इज नोन एज, मतलब एक ऐसा, मतलब इस तरीके का इमेजनरी लाइन जो कि क्या करता है ना, जो सेम सेलिनिटी, मतलब यहाँ पे भी सॉल्ट सेम ही है अमाउंट, यहाँ पे भी अमाउंट ऑफ सॉल्ट सेम ही है, उस लाइन को क्या बोलते हैं, आइसोहेलाइन। क्या बोलते हैं, आइसोहेलाइन। व्हाट इज़ द कंट्रोलिंग फैक्टर दैट अफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ द ओशन, मतलब कौन से किसी भी ओशन का सैलिनिटी कितना होगा, उस ओशन में कितना सॉल्ट होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि उस ओशन से एवोपोरेशन कितना ज़्यादा हो रहा है। जितना ज़्यादा एवोपोरेशन होगा उतना अधिक सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा, मतलब सैलिनिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि वाटर कम हो जाएगा जैसे जैसे एवोपोरेशन होगा, सॉल्ट का एवोपोरेशन तो होगा नहीं, एवोपोरेशन तो वाटर का ही होना है। ठीक है, द सैलिनिटी ऑफ वाटर अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ओशन। तो सैलिनिटी ऑफ वाटर जो है वो क्या किस किस चीज़ को इफेक्ट करता है, वो वेव को इफेक्ट करता है, करेंट्स को करता है ना, टेम्परेचर को, फिर और इसका जितना भी ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक लाइफ जो कि उस ओशन में है, उसको भी इफेक्ट करता है। इन नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर द हाइएस्ट सैलिनिटी इज़ ऑब्जर्विंग इन विच लैटिट्यूड, मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, दोनों में जो मतलब हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, तो वो 20 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में ऑब्जर्व होता है। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। तो कौन सा वाटर ज़्यादा सैलाइन है। ठीक है, इस चीज़ को मेजर करने के लिए क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं सैलिनोमीटर। क्या यूज़ करते हैं, सैलिनोमीटर। व्हाट हैपन टू सैलिनिटी विथ इंक्रीजिंग द डेप्थ इन हाई लैटिट्यूड। जैसे कि अगर कोई भी ओशन जो कि मतलब हायर हाइट्स पे अगर प्रेजेंट है, तो क्या होगा ना कि वहाँ पे जो सैलिनिटी होगा, जैसे जैसे उसका डेप्थ, उस ओशन का डेप्थ जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, उसका सैलिनिटी इंक्रीज़ करता जाएगा। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशंस इन द वर्ल्ड इज़, तो पूरी जितना भी ओशन है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ का एवरेज सैलिनिटी कितना है, वो है 35%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नोन एज द जोन ऑफ शार्प सैलिनिटी चेंज इन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ ओशन। तो कौन से विच इज़ नोन एज अ जोन ऑफ, मतलब किस जोन में क्या होता है कि सैलिनिटी चेंज काफ़ी फ्रिक्वेंटली होता है। ठीक है, तो वो होता है हेलोक्लाइन में। कहाँ पे, हेलोक्लाइन में। द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ ओशनिक वाटर इज़, तो मतलब एवरेज कितना टेम्परेचर होता है ओशनिक वाटर का ओशन में, वो होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर इन द ग्राउंड इज़, तो जो टेंशन है ना, टेंशन जो होता है ग्रेविटेशनल वाटर का, वो ग्राउंड में कितना होता है, बिलो 1/3 एटमॉस्फेयर, बिलो 1/3 एटमॉस्फेयर। ठीक है, विच इज़ द हाइएस्ट सैलिन वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड। तो हाइएस्ट सैलिन जो वाटर बॉडी है वो पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सा है, लेक वैन। ठीक है, वो जो कहाँ पे, टर्की में। विच सी इज़ ड्राइंग आउट एट द रेट ऑफ 3.3 फीट पर ईयर। तो कौन सा ऐसा सी है जो कि 3.3 फीट पर ईयर के रेट से सूख रहा है ना, ड्राई हो रहा है, वो है डेड सी। यहाँ पे कहता है पर्सन हो ना फ्लोट करता है, क्योंकि यहाँ पे सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू डेंसिटी व्हेन टेम्परेचर ऑफ सी वाटर इंक्रीजेज। तो अगर सी वाटर का अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेगा तो उसका जो डेंसिटी होगा वाटर का, वो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज़ करेगा। क्या करेगा, डेंसिटी डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इस रिलेशन से क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज़ करते जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ओशन करेंट्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए करंट्स दो तरीके का होता है, एक वार्म करंट और एक कोल्ड करंट। ठीक है, अब इसमें मोस्टली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सा वार्म करंट है और कौन सा कोल्ड करंट है। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, ओशन करंट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, पहला तो वार्म हो गया, दूसरा कोल्ड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड मोस्टली इन द वेस्टर्न कोस्ट इन लो लैटिट्यूड एंड ईस्ट कोस्ट इन हायर लैटिट्यूड। तो कौन सा करंट है जो कि मतलब कहाँ पे पाया जाता है, एक तो पहला हो गया कि वेस्टर्न कोस्ट में पाया जाएगा, अगर ये इंडिया है तो नीचे वाला मैप, तो ये वेस्टर्न कोस्ट और ये ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पाया जाएगा कोल्ड करंट। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, लेब्राडोर करंट भी बोलते हैं।
उसके बाद है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ओशन करंट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। उसका वेलोसिटी होता है 4 से 8 किलोमीटर। व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट। तो वार्म करंट या कोल्ड करंट का दोनों का जो कन्वर्जेंस का जो के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन कौन सा है, तो वो कब होगा, जब डेंस फॉग होगा। ठीक है, डेंस फॉग। इन विच ओशन द कामचटका करंट फाउंड। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। विच कंट्री बेनिफिटेड द मोस्ट ड्यू टू द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो किस कंट्री को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, किससे, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से, तो वह है नॉर्वे। ठीक है, उसके बाद है गल्फ स्ट्रीम इज़ अ वार्म करंट। ये पूछा जाता है कि गल्फ स्ट्रीम कैसा करंट है, वार्म या कोल्ड, तो ये कैसा करंट है, ये वार्म करंट है। फाउंड इन विच ओशन, और ये किस ओशन में पाया जाता है, ये पाया जाता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। बीपीएससी में पूछा गया। ठीक है, फिर ओशनिक करंट्स दिया हुआ है और वो कौन सा करंट है, ये क्या कहते हैं, वार्म है या फिर कोल्ड है, ये हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम लोग वार्म करंट्स। तो पहला गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन, ठीक है, ब्राज़ील, मोजाम्बिक, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, अगुलास, है ना, इर्मिंगर, अटलांटिस, फ्लोरिडा और रेनेल। उसके बाद हम देखते हैं कोल्ड करेंट्स। ठीक है, तो पहला ईस्ट ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, कैलिफोर्निया, कैनरी, है ना, ओयासियो, पेरू, बेंगुइला, है ना, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, फिर है सोमालिया, अंटार्कटिका और फाकलैंड। इसका हम लोग पढ़ते हैं ये अल नीनो एंड ला लीना। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी करेंट्स का नाम है। ठीक, तो पहला है अल नीनो इज़ अ नैरो वार्म करंट विच अपियर्स इन दिसंबर एट द कोस्ट ऑफ विच ओशन। तो अल नीनो जो है ये कैसा करंट है, ये एक वार्म करंट है। ठीक है, वो कब दिखाई पड़ता है, वो कब, ऐसा मतलब एल नीनो कब आता है, दिसंबर के टाइम में। ठीक है, और ये कहाँ पे आता है, ये आता है पेरू एंड इक्वाडोर में, जो कि कहाँ पे है, साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन के मतलब बॉर्डर में प्रेजेंट है। ठीक है, बाउंड्री पे। अल नीनो इज़ अ टेम्प्रोरी रिप्लेसमेंट ऑफ विच करंट। तो अल नीनो जो है वो किसको रिप्लेस करके आता है, वो आता है कोल्ड पेरू या हम्बोल्ट करंट को रिप्लेस करके। अकॉर्डिंग टू सदर्न ऑसिलेशन व्हेन वी हैव अ पॉजिटिव नंबर व्हाट अकर्स। तो जैसे कि जब हम लोग के पास क्या होता है कि जब पॉजिटिव नंबर होता है तो सदर्न ऑसिलेशन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ आएगा उस टाइम में, उस टाइम में आएगा ला नीना, है ना, या फिर हम उसको बोलते हैं ओशन कूलिंग। The appearance of El Nino causes global climatic imbalance, bringing which kind of condition in India and Australia। जब भी अल नीनो आता है, ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है कि क्लाइमेट में इम्बैलेंस आ जाता है और इस वजह से क्या होगा, इंडिया में क्या आएगा, ड्राउटिक कंडीशन होगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। हैवी प्रेसिपिटेशन इन द कोस्टल डेजर्ट एरियाज ऑफ चिले एंड पेरू इज बाउट विच फेनोमेनन। तो लेकिन एल नीनो की वजह से क्या होगा कि हैवी प्रेसिपिटेशन होगा, हैवी बारिश होगा, कहाँ पे, चिले या पेरू वाले एरिया में। ठीक है, किसके वजह से, एल नीनो की वजह से। व्हाट कॉजेज हाई प्रेसिपिटेशन इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इन्हांस्ड ड्राउट कंडीशन इन चिले, पेरू एंड इक्वाडोर। मतलब एक दूसरे का ये जस्ट अपोजिट है। तो ला लीना से क्या होगा कि चिले या पेरू में क्या आएगा, ड्राउट आएगा, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या आएगा, बहुत ज़्यादा बारिश होगा। लेकिन वही एल नीनो से क्या होगा, चिले या पेरू में बहुत अधिक बारिश होगा, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, उसके वजह से मतलब ड्रॉट आएगा। ठीक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कोरल रीफ्स आर मेड अप ऑफ टाइनी एनिमल विच इज़ नेम्ड एज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिप्स। कोरल रीफ्स क्या होता है, इससे हम लोग का जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कोरल रीफ से ही बना हुआ है। विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय पॉलिप्स इन वाटर। तो जो पॉलिप्स होता है जो क्या बनाता है, कोरल रीफ्स बनाता है, वो किस तरीके का सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है, वो कैल्शियम सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है। कोरल पॉलिप्स मेनली कन्फाइंड टू विच रीजन ऑफ द अर्थ। तो कोरल पॉलिप्स जो है वो मेनली किस रीजन में पाया जाता है, वो होता है ट्रॉपिकल रीजन में। कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन में। व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ। तो कोरल रीफ को ग्रो करने के लिए, ठीक है, उसके लिए कौन सा आइडियल टेम्परेचर है, वो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड इन विच ओशन। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। द कोरल रीफ आर द मैरीन काउंटर पार्ट ऑफ। कोरल रीफ जो है वो मरीन काउंटर पार्ट है किसका,
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे होता है? ट्रॉपिकल रीजन में है ना। उसी का जस्ट उल्टा वो, अगर वो सी में होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरल रीफ बोलते हैं, ठीक है। वो एक तरीके का काउंटर पार्ट है, उस तरीके का ही होता है, ठीक है। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ कोरल्स इज सिचुएटेड नियर द कोस्ट ऑफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है, जो किसका बना हुआ है? कोरल्स का बना हुआ है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये क्वींसलैंड में सिचुएटेड है। विच रीफ फॉर्म्ड अलॉन्ग द कंटिनेंटल मार्जिन और आइलैंड्स एंड ब्रेक्स व्हेन रिवर मीट्स ओशन। तो कौन सा कंटिनेंटल मार्जिन, कौन सा रीफ है जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन के पास बना हुआ है और बना हुआ है, और ये जब ब्रेक हो जाता है, जब कहाँ पे, जब रिवर ओशन को मीट करती है, तो वो फ्रिंगिंग रीफ है। क्या है? फ्रिंगिंग रीफ। When lagoon is formed between the fringing reef and the land, it is known as। तो जब कोई भी लगून फॉर्म होता है कहाँ पे? फ्रिंगिंग रीफ और लैंड के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोट चैनल। क्या बोलते हैं? बोट चैनल। अ सैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय अ नैरो लैंड फॉर्म सच एज रीफ्स इज नॉन एज लगून। जैसे कि अगर ये पूरा सी है, ठीक है, पूरा सी है, तो क्या होगा ना, मान लीजिए कि वाटर यहाँ पे है, यहाँ पे भी वाटर है, लेकिन ये सेपरेट हो गया। कैसे? यहाँ पे अगर बहुत सारा अगर सैंड हो गया है, ठीक है, तो ये सेपरेट हो गया सी के कोस्ट से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लगून बोलते हैं, ठीक। These are extensive linear reef complexes that parallel a shore and separated from it by lagoon called a barrier reef. A ring-shaped coral reef that sometimes look like a horseshoe is called। तो एक तरीके का कोरल रीफ जो क्या ना कैसे दिखता है? हॉर्स शू की तरह दिखता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉल। क्या बोलते हैं? एटॉल। उसके बाद है हमारा व्हेन कोरल फेस स्ट्रेस बाय चेंज इन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सपेल्स द रिलेशन विथ zooxanthellae algae and results in white color। दिस phenomenon is known as। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। इस टाइम में क्या होता है कि जो कोरल रीफ है उसका कलर चेंज होने लगता है, किसमें? वाइट कलर में, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मैरीन रिसोर्सेज के बारे में। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैरीन रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसमें मैरीन रिसोर्सेज में कौन कौन सा कंपोनेंट है? एक तो है एबायोटिक, दूसरा क्या है? बायोटिक। बायोटिक मतलब क्या है? लिविंग, और एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स है। द रिचनेस एंड रिजर्व ऑफ द मरीन बायोलॉजिकल रिसोर्स डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। तो किसी भी कोई भी सी में या फिर ओशन में कितना बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होगा वो डिपेंड करता है किस पे कि वहाँ पे जो सनलाइट का पेनेट्रेशन है उस सी में कितना ज़्यादा है। इनटू हाउ मेनी टाइप्स द ओशन इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के बेसिस पे ओशन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया? 2 टाइप्स में। एक है फोटिक, दूसरा एफोटिक, ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ फोटिक जोन इन द ओशन टिल वेयर सनलाइट पेनेट्रेट्स। तो हम लोग कितने कितने मीटर्स के जोन को क्या बोलेंगे? फोटिक जोन, ठीक है, जहाँ पे सनलाइट पेनेट्रेट करता है। तो वहाँ से 200 मीटर्स के रेंज को क्या बोलेंगे? फोटिक जोन। जैसे कि यहाँ पे सनलाइट अगर पेनेट्रेट कर रहा है तो यहाँ से 200 मीटर के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोटिक जोन बोलेंगे। और जोन वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इज नॉन एज। तो जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है, मरीन लाइफ में जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटिक जोन, क्योंकि यहीं पे सनलाइट पहुँचेगा, ठीक है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं? इसको मरीन ग्रीन पैस्चर भी कहते हैं। उसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम वेयर सनलाइट डज नॉट पेनेट्रेट इज नॉन एज। तो लेकिन जहाँ पे सनलाइट पेनेट्रेट नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफोटिक जोन। एफोटिक जोन। मरीन बायोलॉजिकल रिसोर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो मरीन का जो बायोलॉजिकल सोर्सेज है वो 2 तरीके से डिवाइडेड है, फूड और नॉन फूड रिसोर्सेज। जैसे कि हम लोग बहुत सारा सी फूड्स खाते हैं, ठीक है, तो वो जो फूड के लिए मतलब सूटेबल है तो वो फूड वाला हो गया, ठीक है। जो नॉन फूड रिसोर्सेज है जो कि हम लोग वो एडिबल नहीं है, ठीक है। नेम द नॉन फूड मैरीन ऑर्गेनिज्म डेट आर कॉल्ड एज रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। तो कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि हम जिसको तो खाया नहीं सकता, जो कि नॉन फूड मैरीन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये किस तरह से एक्ट करता है एज अ रेन फॉरेस्ट इन द ओशन? वो क्या होता है? कोरल्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटाट। तो जो भी मरीन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको भी 3 टाइप में डिवाइड कर सकता है। तो है प्लैंकटन, नेक्टन एंड बेंथोस।
Name the organism which floats and drifts in the photic zone along with current and tides. कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्लोट करता है ना या फिर ड्रिफ्ट करता है कहाँ पे, फोटिक जोन में, और करंट और टाइड्स के साथ साथ, उसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक्टन्स. Phytoplankton and zooplankton are the two marine organisms related to which zone. तो फाइटोप्लैंक्टन या फिर जू प्लैंक्टन वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो फोटिक जोन में होते हैं. कहाँ पे, फोटिक जोन में. विच ऑफ द मरीन ऑर्गेनिज्म आर नोन एज स्विमर्स. तो कौन से मरीन ऑर्गेनिज्म को, 3 मरीन ऑर्गेनिज्म होता है, पहला तो हो गया प्लैंक्टन्स, फिर हो गया नेक्टन्स, और ये तीसरा हो गया बेंथोस. तो कौन से मरीन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, स्विमर्स बोलते हैं, वो है नेक्टॉन्स. नेक्टॉन्स, ठीक है. विच ऑफ द मरीन ऑर्गेनिज्म लिव्स एट द बॉटम ऑफ द ओशन. तो कौन सा मरीन ऑर्गेनिज्म है जो कि सी लेवल के जस्ट बॉटम में होता है ना, बहुत नीचे होता है, वो होता है बेंथोस. अब हम लोग पढ़ेंगे टाइड्स के बारे में, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है, टाइड्स आर काउज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ. टाइड्स होने का, टाइड्स फॉर्मेशन होने का जो रीज़न है वो क्या है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून ऑन द अर्थ. द इंटरवल बिटवीन टू हाई टाइड्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली. तो दो टाइड्स के बीच में जो मतलब अप्रॉक्सीमेट जो इंटरवल है वो कितने का है, 12 आवर 26 मिनट्स का. टाइडल रेंज डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन. तो टाइडल रेंज का डिनोट करता है हाई और लो टाइड के बीच के डिफरेंस को. स्प्रिंग टाइड्स अकर सोन. स्प्रिंग टाइड्स कब होता है, फुल मून डे के दिन. कब होता है, फुल मून डे के दिन. A tidal phenomenon where the leading edge of incoming tide forms a wave against the direction of river is known as. तो एक इस तरीके का टाइडल फेनोमेनन जिससे क्या होता है कि एक इनकमिंग टाइड के लिए क्या होता है, एक एज फॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल बोर. क्या बोलते हैं, टाइडल बोर. अब हम लोग पढ़ेंगे मैरीटाइम जोन्स के बारे में, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन हाउ मैनी टाइप्स द मैरीटाइम जोन्स आर डिवाइडेड. तो मैरीटाइम जोन्स जो है वो 5 जोन्स में डिवाइडेड है. वाटर एंड लैंड वर्ड. वाटर ऑन लैंड वर्ड साइड ऑफ द बेस लाइन फ्रॉम विच द ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज़ मेजर्ड इज नोन एज. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल वाटर्स. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेरिटोरियल सी फ्रॉम द बेस लाइन. तो टेरिटोरियल सी का जो लेंथ है बेस लाइन से, ठीक है, वो कितना है, 12 नॉटिकल माइल्स. तो जो नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग सी में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, नॉटिकल माइल्स में. विच एरिया ऑफ द मैरीटाइम जोन हैज़ द सेवरेनिटी एंड जुरिस्डिक्शन ओवर द ओशन एंड स्काई. तो किस मैरीटाइम जोन में, जोन में क्या होता है कि वहाँ पे सोवरेनिटी होता है और जुरिस्डिक्शन होता है, कहाँ पे, ओशन एंड स्काई के बीच में. उसको हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल सी. नेम द जोन विच एक्सटेंडेड 24 नॉटिकल माइल्स from the baseline and intermediate to territorial sea and high sea. उसको हम लोग बोलते हैं कंटीजियस जोन. कंटीजियस जोन. व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. इसको हम EEZ बोलते हैं. जैसे कि अगर कोई कंट्री है उसका अगर इस तरीके का बेस लाइन है, अगर ये इंडिया है तो ये मैप है, इसका 200 नॉटिकल माइल्स के बीच में जो भी रिसोर्सेज होगा वो इंडिया यूज़ करेगा, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. वो कहाँ तक होता है, 200 नॉटिकल माइल्स तक. विच मैरीटाइम जोन डज नॉट हैव अ राइट टू प्रोहिबिट और लिमिट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवर फ्लाइट. तो किस मैरीटाइम जोन में क्या होता है कि हम मतलब नेविगेशन को प्रोहिबिट नहीं कर सकते हैं, वो EEZ में हम लोग नेविगेशन को प्रोहिबिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. Which zone is referred as the ocean surface and the water column beyond the exclusive economic zone. तो किस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो मतलब एक्सक्लूसिव जोन से जब बाहर जो जोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई सी. हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेट्स को, ठीक है. तो मतलब स्टेट क्या होता है कि अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज इज कॉल्ड एज स्टेट. मतलब अगर ये वाटर बॉडी है और ये वाटर बॉडी, ठीक है, इसको जो कनेक्ट करता है उस पैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं. स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज़ बिटवीन. तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो कहाँ पे, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में. फिर है टॉरेस स्ट्रेट सेपरेट्स विच 2 लैंड मासेस. तो टॉरेस स्ट्रेट जो है वो किसको सेपरेट करता है, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को, ठीक है. स्ट्रेट ऑफ मैगेलन कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन. स्ट्रेट ऑफ मैगेलन जो है वो कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन को और अटलांटिक ओशन को. विच स्ट्रेट इज़ प्लेस्ड बिटवीन कनाडा एंड ग्रीनलैंड.
कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? तो वहाँ पे डेविस स्ट्रेट। कौन सा है? डेविस स्ट्रेट। पाक स्टेट सेपरेट विच टू कंट्रीज? जैसे कि अगर ये इंडिया है तो यहाँ पे क्या है कि श्रीलंका है, तो यहाँ पे क्या है? पाक स्टेट है। तो पाक स्टेट किस किस दो कंट्री को सेपरेट करता है? इंडिया और श्रीलंका। चलिए हम पढ़ लेते हैं जो भी फेमस स्टेट्स हैं वर्ल्ड में। तो पहला है ओशनिया। तो वो ओशनिया रीजन में कौन कौन सा स्टेट है? कुक स्टेट, बास स्टेट। फिर है साउथ ईस्ट एंड साउथ एशिया रीजन में मलक्का स्टेट, सुंडा स्टेट। फिर है नॉर्थ ईस्ट यूरेशिया में हैनन स्टेट और टार्टरी स्टेट। यूरोप में स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल भी एक तरीके का स्टेट ही है। जैसे कि अमेरिका में फ्लोरिडा स्टेट या फिर बेरिंग स्टेट। हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया? तो एशिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है? यांगचे। और पूरे वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है नाइल रिवर। विच रिवर क्रिएट्स बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड रशिया? तो चाइना और रसिया के बीच में कौन सा रिवर बाउंड्री बनाती है? वो है रिवर आमूर, रिवर आमूर। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज एरिया? तो ड्रेनेज एरिया के टर्म में जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सा? अमेजोन। कौन सा? अमेजोन। आगे देखते हैं विच रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस? तो कौन सा रिवर है जो कि इक्वेटर को 2 बार काटती है? वह है जायर रिवर। क्या है? जायर रिवर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? वह है नाइल रिवर। और नाइल रिवर को हम लोग क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान, ठीक है, इजिप्ट का जो वरदान है उसको हम किसको बोलते हैं? नाइल रिवर को ही। द ब्लू नाइल रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम? तो ब्लू नाइल रिवर जो वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? वो लेक ताना से ओरिजिनेट करती है। रिवर नाइपर फॉल्स इन विच सी? तो रिवर नाइपर जो है वो कहाँ पे किस सी में गिरती है? वो ब्लैक सी में गिरती है। द रिवर ड्यू विच फॉल इन अ ब्लैक सी आर? तो रिवर ड्यू जो है वो कहाँ पे गिरती है? ब्लैक सी में गिरती है। और ये क्या है? ये नाइपर डेन्यूब है, ठीक है, नाइपर डेन्यूब। विच रिवर ऑफ अफ्रीका क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस? तो कौन सा ऐसा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है? वो लिम्पोपो रिवर है। क्या है? लिम्पोपो रिवर। और जो ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर को 2 बार काटती है वो कौन सा है? जायर रिवर। विच कंट्री प्रोवाइड्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेडियल ड्रेनेज? तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेडियल ड्रेनेज सिस्टम जो शो करता है वो श्रीलंका। महावेली गंगा इज़ अ रिवर ऑफ विच कंट्री? तो महावेली गंगा जो है वो किस कंट्री का रिवर है? वो श्रीलंका का है। और गंगा जो है वो क्या है? इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है, इंडिया में फ्लो करने वाली, ठीक है। द ग्लेशियर लेक इट्सका इज़ अ सोर्स ऑफ विच रिवर? तो एक जो ग्लेशियर लेक है क्या नाम है उसका? इट्सका। ये किस रिवर का सोर्स है? वो मिसिसिपी रिवर का सोर्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स के बारे में जो कि किस कंटिनेंट में है, फिर उसका सोर्स क्या है, ठीक है। तो पहला है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन कौन सा जो फेमस रिवर है? पहला है नाइल रिवर, उसका सोर्स है लेक विक्टोरिया। फिर जायर रिवर, ये कहाँ, इसका सोर्स क्या है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ लाउ लावा। फिर नाइजर रिवर का सोर्स है गिनिया। ऑरेंज रिवर का सोर्स है लेशोथो। जाम्बेजी रिवर का सोर्स है सेंट्रल अफ्रीकन प्लेटू। उसके हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो भी रिवर है और उसका सोर्स क्या है। तो पहला है मुरे, ठीक है, इसका जो सोर्स है वो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स है। फिर डार्लिंग रिवर जिसका सोर्स है सेंट्रल पास्ट ऑफ ईस्टर्न हाईलैंड्स। फिर हम पढ़ेंगे एशिया में जो रिवर्स हैं। पहला है ओब रिवर, ठीक है, उसका सोर्स है अल्टाई माउंटेन्स। फिर मेकोंग जिसका सोर्स है तिब्बतन हाईलैंड्स। टिग्रिस का सोर्स है टाउरूस माउंटेन। ब्रह्मपुत्रा का सोर्स है हिमालय, ठीक है। फिर यूरोप का जो रिवर है वोल्गा, इसका सोर्स है वल्डई प्लेट्यू। फिर डैन्यूब रिवर है ना, उसका जो सोर्स है वो ब्लैक फॉरेस्ट है। यूराल रिवर का सोर्स है वल्डई प्लेटू। फिर राइन रिवर का सोर्स है यूराल माउंटेन। फिर डोन रिवर का सोर्स है अल्प्स माउंटेन। फिर है साउथ अमेरिका में जो रिवर है अमेजोन, तो इसका जो सोर्स है वो है एंडीज माउंटेन। फिर नॉर्थ अमेरिका में जो रिवर है मिसिसिपी, इसका जो सोर्स है वो है लेक इट्सका, है ना। फिर कोलोराडो रिवर का जो सोर्स है ला पाउडर पास। फिर है मैकेंजी रिवर का सोर्स ग्रेट स्लेव लेक। हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट लेक्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन है विच ज्योग्राफिकल फीचर इज यूजुअली एसोसिएटेड एज स्टैटिक वाटर बॉडी। जैसे कि रिवर है, वो तो हमेशा फ्लो करते रहता है रिवर, ठीक है, लेकिन लेक जो होता है वो एक स्टैटिक वाटर बॉडी है, ठीक। ऑन हाउ मेनी बेसिस लेक्स कैन बी क्लासीफाइड, तो हम लेक्स को कितने बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो हम उसको 2 बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी, दूसरा कि वो उसका ओरिजिन कहाँ पे, मोड ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे। लेक फॉर्म्ड व्हेन अ ग्लेशियर इरोड्स द लैंड एंड देन मेल्ट्स फिलिंग द डिप्रेशन क्रिएटेड बाय द ग्लेशियर इज नोन एज। तो वैसा जब भी लेक का फॉर्मेशन होता है ग्लेशियर के इरोड होने से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियर लेक। विच लेक्स आर फॉर्म्ड बाय रनिंग वाटर, तो कौन सा लेक जो है वो रनिंग वाटर से फॉर्म होता है, वह फ्लूवियल लेक। विच लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन एक्यूमुलेट्स इन अ कैविटी अंडर 2 सैंड ड्यून्स, तो कौन सा लेक फॉर्म होता है जब वाटर स्टोर होता है, एक्यूमुलेट करता है एक वाटर पूरा एक कैविटी में प्रेसिपिटेट होके, उसको हम लोग बोलते हैं एओलियन लेक। क्या बोलते हैं, एओलियन लेक्स। उसके बाद है विच लेक इज़ फॉर्म्ड इन अ क्रेटर फ्रॉम एक्सप्लोसिव एक्टिविटी एंड कोलैप्स ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक एरप्शन, तो कौन सा लेक का जो फॉर्मेशन होता है वो वॉल्केनिक इरप्शन के वजह से होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे वॉल्केनो निकला, ठीक है, तो इस प्लेस से, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इस तरीके का क्रेटर बन गया, तो यहाँ पे जब वाटर स्टोर हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्केनिक लेक बोलेंगे। उसके बाद है लेक फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सब्सिडेंस रिलेटेड टू मूवमेंट्स ऑन फॉल्ट्स विद इन अ रिफ्ट जोन इज नोन एज फॉल्ट लेक। जो फॉल्ट से फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्ट लेक। विच लेक इज बॉर्डरिंग अ ग्लेशियर यूजुअली फाउंड अलॉन्ग द फ्रिंजेस ऑफ लार्ज आइस शीट्स, तो वो कौन सा लेक होता है, वो होता है पेरी ग्लेशियर लेक्स। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रेट लेक्स ऑफ द यूएसओ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज़, मतलब जो यूएसए में जो ग्रेट लेक्स हैं उसका सीक्वेंस क्या है, तो पहला है ओंटेरियो, फिर एरी ह्यूरॉन, फिर मिशिगन, फिर सुपीरियर। विच लेक फ्रॉम ग्रेट लेक्स इंटायरली लाइज इन यूएसए, तो जो ग्रेट लेक्स हैं उसमें से कौन सा लेक है जो कि कम्प्लीटली यूएसए में ही है, तो वह है लेक मिशिगन। विच इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड का जो डीपेस्ट लेक है वो कौन सा, लेक बेकाल झील, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज़, तो एरिया मतलब वॉल्यूम के बेसिस पे सबसे बड़ा जो लेक है वो कौन सा है, कैस्पियन सी। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज़, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सा है, लेक सुपीरियर। फिंगर लेक रीजन इज लोकेटेड इन, तो फिंगर लेक रीजन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो यूएसए में लोकेटेड है। विच कंट्री इज नोन एज गार्डन ऑफ लेक्स, तो किस कंट्री को हम लोग बोलते हैं गार्डन ऑफ लेक्स, तो वह है फिनलैंड। विच इज़ द सेकेंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का सेकेंड डीपेस्ट लेक कौन सा है, वो है लेक टंग्यारिका, ठीक है, लेक तंजानिका, ठीक है। विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, तो ये हम देख चुके हैं डीपेस्ट लेक कौन सा है, लेक बेकाल। नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम, तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वो कौन सा है, ये बेकाल नहीं हुआ, यहाँ पे सुपीरियर होना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, ये कोरल रीफ्स हो गया है, मैरीटाइम जोन्स में हम लोग पढ़ रहे थे लेक्स के बारे में, तो यहाँ पे होगा बेकाल लेक। यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड वो कौन सा है, लेक सुपीरियर। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम बात करें तो वो कौन सा होगा, लेक बेकाल। नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम, तो वो कौन सा है, बेकाल लेक, ठीक है। ये डीपेस्ट लेक भी है। विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है वो पूरे वर्ल्ड में वो कौन सा है, कैस्पियन सी है ना। लेक टिटिकाका इज़ द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड डेट इज़ नेविगेबल, मतलब लेक टिटिकाका एक हाईएस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे नेविगेशन पॉसिबल है ना, जहाँ पे लोग जा सकते हैं, मतलब शिप जा सकता है ना, नाव जा सकता है। यूनेस्को डिक्लेयर्ड लेक बेकाल अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन, तो यूनेस्को जो है ना, यूनेस्को एक बॉडी है जो कि क्या करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करता है, ठीक है। तो वो जो बेकाल लेक को वो कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था, वो 1996 में।
लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका इज़, तो अफ्रीका का जो लार्जेस्ट लेक है वो कौन सा, लेक विक्टोरिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेटलैंड्स के बारे में। तो हम लोग वेटलैंड्स डे मनाते हैं कब, 2 फेब को, ठीक है, 2 फेब को वेटलैंड्स डे। ये क्यों मनाते हैं, जो क्योंकि इसी दिन हुआ था, 2 फेब को ही हुआ था रामसर कन्वेंशन ईरान में, ठीक है, इस वजह से मनाते हैं। द लैंड बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक इकोसिस्टम इज़ नोन एज, मतलब एक ऐसा लैंड है ना जो कहाँ पे, यहाँ पे अगर मान लीजिए इक्वेटिक लाइफ, इक्वेटिक सिस्टम है, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल सिस्टम है, तो ये जो लैंड होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेटलैंड्स बोलते हैं। इन विच ईयर डिड द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड द रामसर कन्वेंशन केम इन फोर्स, तो रामसर कन्वेंशन वो किस टाइम में एक्ट में आया, वो 1982 में, ठीक है। लेकिन कन्वेंशन जो हुआ था कब हुआ था, वो 1971 में। विच एरिया ऑफ लैंड इज़ परमानेंटली और सीजनली इनअडेंटेड विथ फ्रेश ब्रैकिस और सैलिन वाटर, तो कौन सा लैंड का कौन सा पार्ट है जो कि क्या होता है कि मतलब सीजनली क्या होता है, कभी उसमें फ्रेश वाटर होगा, कभी ब्रैकिस वाटर होगा, कभी सैलिन वाटर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोस्टल वेटलैंड्स। विच वाटर बॉडी इज़ द डिफाइंड एज द स्टैंडिंग वाटर इन विच द लाइट पेनेट्रेटेड टू द बॉटम, तो कौन ऐसा वाटर बॉडी जहाँ इसमें क्या होता है कि वो स्टैंडिंग होता है, मतलब वो स्थिर होता है, ठीक है, वहाँ पे लाइट है ना पेनेट्रेट कर जाता है कहाँ तक, डीप तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलो वाटर, ठीक है, सैलो वाटर। सैलो का मतलब भी डीप होता है, ठीक। विच वेटलैंड्स एक्यूमुलेट्स द पीट अ डिपोजिट ऑफ डेड प्लांट मटेरियल, तो कौन सा वेटलैंड है जो कि क्या करता है, एक पीट को एक्यूमुलेट किया हो, जो किस चीज़ का मटेरियल है, डेड प्लांट मटेरियल है, वो कहाँ पे, बॉक्स और बॉगलैंड में। विच वेटलैंड आर नोन एज पैलेस्ट्रीन वेटलैंड, किस वेटलैंड को हम बोलते हैं, पैलेस्ट्रीन वेटलैंड, वो स्वamp या मासेस को। विच वेटलैंड इज डोमिनेटेड बाय हार्वेसियस रेदर देन वुडी प्लांट्स, तो कौन सा वेटलैंड है जो कि हार्वेसियस से डोमिनेटेड होता है, ना कि वुडी प्लांट से, वो होता है मार्सेस, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट वेटलैंड जो कि वर्ल्ड में प्रेजेंट है। पहला है रियो नेग्रो, ठीक है, जो कहाँ पे, ब्राज़ील में, और ये क्या है, ये लार्जेस्ट रामसर साइट भी है, कौन सा, रियो नेग्रो। क्वीन माउड गल्फ, ये कहाँ पे, कनाडा में। फिर है लोअर डैन्यूब एंड डैन्यूब डेल्टा, वो है बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, यूक्रेन एंड मोल्डोवा में। फिर है एवरग्लेड्स जो कि है यूएसए में। फिर है कॉफवे जो जाम्बिया में है। फिर है ओकावांगो, है ना, ये है कहाँ, बोट्सवाना में। फिर काकाडू वेटलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया में है। फिर वाशूर नेशनल पार्क जो कहाँ, इंडोनेशिया में है। फिर है पैंटनल, ठीक है, जहाँ कहाँ पे, ये ब्राज़ील, बोलीविया और प्रागवे में। फिर है कामारगुयू, वो कहाँ पे, फ्रांस में। फिर है सुंदरबन जो कि बांग्लादेश एंड इंडिया में, ठीक है, ये कौन बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, वो बनाती है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। फिर है केरला ब्लैक वाटर्स जो कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। तो आज हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है ये टॉपिक। हम लोग आगे पढ़ेंगे सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।